नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर के गीडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र को दी गई सौगातों की। साथ ही देखेंगे जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में मंथन के बाद लिए गए फैसलों पर रिपोर्ट। और चलते चलते बात राजधानी दिल्ली में जल प्रलय की होगी। तो चलिए अब चलते हैं खबरों में विस्तार से। पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में गुरुवार का दिन काफी अहम रहा। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा यानी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 2251 करोड़ रुपए के निवेश और विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र को सौगातों का पिटारा खोल दिया है। सीएम योगी के सपा सरकार में उद्यमियों व्यापारियों से वसूली होती, गुंडा टैक्स लिया जाता था। आज ऐसा करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। किसी ने गुंडा टैक्स वसूला तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करते मिलेंगे। कहा सपा सरकार में बिजली यदा कदा आती थी, ये उजाले के दुश्मन थे। उन्होंने समाज में अराजकता फैलाई, जाति आधार पर सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न कर दिया। बहनों और भाइयों, जब सुरक्षा का माहौल होता है तो निवेश आता है। निवेश आता है तो नौजवानों को नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है। और नौकरी और रोजगार मिलता है तो उनके परिवार में खुशहाली आती है। यही समृद्धि का मार्ग भी यहीं से प्रारंभ होता है। समृद्धि, हर जीवन में खुशहाली हो, बिना भेदभाव के नौजवानों को नौकरी मिले। जो लोग जाति के नाम पे समाज को बांट रहे हैं, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम किया था, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जो लोग देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं अपने वोट बैंक के लिए, जिन लोगों को बेटी और बहन की इज्जत की परवाह न रही हो, और जो लोग मातृशक्ति की गरिमा की रक्षा न कर सकते हो, क्या उनसे आप विकास की उम्मीद करते हैं? क्या उनसे विकास की उम्मीद करते हैं? वे कभी विकास नहीं किए हैं, आगे भी विकास नहीं करने वाले हैं। आपको बता दें कि निवेश की परियोजना में मल्टीनेशनल कंपनी कोका कोला के बॉटलिंग प्लांट का भूमि पूजन, देश में अग्रणी प्लास्टिक उत्पाद पैकेजिंग कंपनी टेक्नोप्लास्ट की यूनिट का लोकार्पण शामिल है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार में बनी सुरक्षा के माहौल को निवेश को आधारशिला बताया और मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 2017 की पहले निवेश का सपना था। पहले यहां का युवा नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया में भटकता था, पहचान का संकट होता था। लोग उसके सामने बार बार इस बारे में उसको कहते थे, कहां से आए हो? तो उत्तर प्रदेश का वह नाम नहीं लेता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई वहां तो दंगे होते हैं, वहां पे गुंडागिर्दी होती है, वहां लूट खसोट होती है। अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के किसी भी नौजवान के सामने, उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक के सामने अपनी पहचान को छुपाने का संकट भी नहीं है। और अपने ही जनपद में, अपने ही गांव और अपने ही घर में उसको नौकरी की गारंटी भी मिल रही है। और ये लगातार गीडा में हो रहा निवेश इस बात की गारंटी देता है। डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रतिबद्धता से जन सेवा के किए गए कार्यों का परिणाम है कि आज प्रदेश में विकास, निवेश और रोजगार की संभावनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब सुरक्षा का माहौल बनता है तो निवेश आता है। निवेश से नौकरी रोजगार के द्वार खुलते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रोजगार से खुशहाली आती है, समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। डबल इंजन की सरकार सुरक्षा का माहौल देकर समृद्धि का मार्ग सुगम कर रही है और उन्होंने बिना नाम लिए सपा पर प्रहार करते हुए कहा कि जात के नाम पर समाज को बांटने वाले, प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने वाले लोगों ने नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। वोट बैंक की राजनीति में सुरक्षा से खिलवाड़ किया, बेटी बहन की इज्जत की परवाह नहीं की, मातृशक्ति की गरिमा का ख्याल नहीं किया। सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों से विकास की उम्मीद कैसे की जा सकती है जब ऐसे लोगों को मौका मिला और विकास नहीं करा पाए तो वे आगे भी नहीं करा पाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले सेक्टर 27 में मल्टीनेशनल कंपनी कोका कोला के अमृत बॉटलर्स की बॉटलिंग प्लांट की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया और 40 एकड़ क्षेत्रफल में बॉटलिंग प्लांट की इस परियोजना में 700 करोड़ रुपए के निवेश से करीब 1200 लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। पहले चरण में यहां 3000 बोतल प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता का प्लांट लगाया जाएगा और इस प्लांट में कोका कोला ग्रुप के थम्स अप, फैंटा, स्प्राइट, माजा ब्रांड के पेय पदार्थ और किनले ब्रांड के बॉटल वाटर का उत्पादन किया जाएगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्रालय ने गहन मंथन के बाद आईपीएल जैसे खेल आयोजनों के टिकट, तंबाकू, सिगरेट जैसे उत्पाद और बीमा पर कर की दरों में बदलाव जैसे अहम फैसले लिए हैं। नई दरें नवरात्रि के मौके पर यानी 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं, किसे फायदा हुआ है, कौन नुकसान झेलेगा और किन किन चीजों पर 40% टैक्स लगेगा। ये रिपोर्ट देखिए। जीएसटी में अब सिर्फ 2 स्लैब, घोषणाएं 22 सितंबर से होंगी लागू। 12 और 28% वाला कर ढांचा खत्म। 5 और 18% का पिछला स्लैब्स बरकरार। %40 का नया टैक्स ढांचा बनाया गया। दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड जैसे फूड आइटम पूरी तरह जीएसटी फ्री। छेना, पनीर, पाउडर दूध पर 0 जीएसटी। साबुन, शैम्पू, एसी और कारें सस्ती होंगी। जूते, चप्पल और कपड़े सस्ते होंगे। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जीएसटी फ्री। लग्जरी और तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी। इलाज और बीमा सस्ता होने से आम लोगों को राहत। अमीरों पर बोझ, सरकार की कमाई बढ़ेगी, गरीबों पर असर कम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्पाद एवं सेवा कर यानी जीएसटी की दरों को लेकर जो ऐलान किया है, इसके मुताबिक जीएसटी काउंसिल ने अप्रत्यक्ष करों की दरों में ऐतिहासिक सुधार करते हुए 4 की जगह अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब को मंजूरी दे दी है। बता दें कि काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने आम सहमति से जीएसटी की सिर्फ 2 दरों 5 और 18% को मंजूरी दी गई है। पनीर, छेना, दूध, रोटी, चपाती, पराठा, खाकरा जैसे आम लोगों से जुड़ी खाद्य वस्तुओं, दुर्लभ बीमारियों और कैंसर की दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसियों को भी करों से छूट दे दी गई है। इसकी लंबे अरसे से मांग उठ रही थी। वहीं फास्ट फूड, धनाढ्य वर्ग के उपयोग में आने वाली लग्जरी कारों समेत शराब, तंबाकू जैसी चुनिंदा विलासिता की व जीवन के लिए हानिकारक वस्तुओं के लिए 40% का विशेष कर स्लैब बनाया गया है। Health related items, 33 life-saving drugs and medicines, and they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases.
There are several drugs and medicines coming down to 5 from 12. I'm not listing each one of them out. Like that, very many other items, diagnostic kits, reagents, blood glucose monitoring system, all of them are coming to 5%. Similarly, spectacles and goggles are for correcting vision. They are also coming down to 5% from 28. All this will be effective 22nd September 2025, which is the first day of Navratri. जीएसटी स्लैब बदलाव पहले 5% जरूरी सामान, खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, 12% प्रोसेस्ड फूड, कपड़े आदि, 18% सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, 28% लग्जरी आइटम, कारें, तंबाकू आदि, न्यूनतम 5% जरूरी और रोजमर्रा की चीजें, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, सेविंग क्रीम 18 से 5%, मक्खन, घी, चीज एवं डेयरी उत्पाद 12 से 5%, पैक्ड नमकीन, भुजिया व मिक्सचर बर्तन 12 से 5%, बच्चों की फीडिंग बोतलें, नैपकिन और डायपर, सिलाई मशीन व पुर्जे 12 से 5%। क्या कम दर पर मिलेगा आईटीसी? आपको बता दें कि सीजीएसटी एक्ट पंजीकृत व्यक्ति को अपनी आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिकार देता है। इसका इस्तेमाल वो व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ाने के लिए करता है या करने का इरादा रखता है। आयातित वस्तुओं पर आईजीएसटी अधिसूचित दरों के अनुसार लगेगा। अलग से छूट के मामलों पर लागू नहीं होगा। ये सिर्फ चुनिंदा वस्तुओं पर लागू है। इनमें अवगुण वाले सामान और विलासिता वस्तुएं शामिल हैं। इन पर जीएसटी के अलावा क्षतिपूर्ति उपकर भी लगता है, जिससे अब जीएसटी में मिला दिया गया है। बता दें कि कर युक्तिकरण की प्रक्रिया में मानव निर्मित मूल्य श्रृंखला में उलटफेर को ठीक करना है। ये फाइबर तटस्थ नीति के अनुरूप है। हालांकि इनकी बहुउपयोगिता है। इन वस्तुओं पर टैक्स कम करने के लिए अंतिम उपयोग आधारित व्यवस्था की जरूरत होगी, जो मौजूदा नियमों के खिलाफ है। राइस 2.75% उस पे वैट था और अब 0% जीएसटी है चावल के ऊपर। मैं तो उड़ीसा से आता हूं, चावल खाने वाला प्रदेश है, हम चावल पसंद करते हैं। तो उड़ीसा के लिए, बंगाल के लिए, बिहार के कई अंचलों में, कई स्थानों पे चावल खाया जाता है। असम के लिए ये बहुत खुशखबरी का विषय है। आटा, अब आटा कांग्रेस के जमाने में, राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहूंगा कि आपके जमाने में आटे पर 3.5% यह टैक्स लगता था 1 लीटर आटे पे, लीटर नहीं सॉरी, केजी। 1 केजी आटे पर 3% 3.5% टैक्स लगता था। अब उसे 0 कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार सोयाबीन का तेल और ग्राउंडनट का जो तेल है 6% का जिसपे वैट लगता था, अब उस पे 0% का जीएसटी लगता है। मैंने अगर नॉर्थ इंडिया की बात की और मैंने छाछ और दही की बात की, तो हम सब, चाहे हम नॉर्थ इंडियन हो चाहे हम साउथ इंडियन हो, पूरे भारत को इडली डोसा तो पसंद है। उसके बिना आज ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं होता है। तो इसलिए जो डोसा और इडली का बैटर होता है, उस डोसे और इडली के बैटर पे जहां पहले 12% टैक्स था, उसे घटा करके 5% टैक्स कर दिया गया है। तो मैं तो कहूंगा चलिए इडली डोसा जरूर आप खाइए, नाश्ते पर खाइए और भारतवर्ष का गुण गाइए। ब्रेड की कुछ खास किस्मों पर ही संशोधन क्यों? बता दें कि ब्रेड पर पहले से ही जीएसटी नहीं लगता है। वहीं पिज्जा, ब्रेड, रोटी व पराठा पर अलग अलग दरें थी। सभी भारतीय ब्रेड चाहे किसी भी नाम से पुकारी जाएं, अब जीएसटी से छूट दी गई है। वहीं
प्री पैकेज्ड व लेबल युक्त छोड़कर अन्य पनीर पर पहले से 0 टैक्स है। ये बदलाव सिर्फ प्री पैकेज्ड व लेबल वाले पनीर के लिए है। बदलाव का मकसद भारतीय पनीर को बढ़ावा देना है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी तंबाकू और गुटखे पर 5% कर की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम इसे 5% पर कर दें। कांग्रेस पार्टी अपने समय में जीएसटी को लागू करना असंभव मानती थी। हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में दूसरी पीढ़ी के सुधार लागू किए हैं ताकि लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों पर राहत मिले। जीएसटी पर विपक्ष का केंद्र को खरी। वहीं जीएसटी पर जब हर तरफ खुशियों का माहौल है, तब कई साल पहले राहुल गांधी के बयान भी सुर्खियों में हैं, जिसमें उन्होंने गब्बर सिंह टैक्स की संज्ञा दी थी। जीएसटी सुधार को लेकर विपक्ष लगातार भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी है। किसी ने इस फैसले को यू टर्न बताया तो किसी ने इस पर वन नेशन नो टैक्स का तंत्र। मनमोहन सिंह जी ने कहा, चिदम्बरम जी ने उनसे कहा, इसको आप बिना पायलट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए, देश का नुकसान हो जाएगा। जो हमने बनाया है पूरे देश ने प्यार से खून पसीने से अर्थव्यवस्था खड़ी की है, नष्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहते नहीं, मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। कर दिया। और हुआ क्या? 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। चिदम्बरम ने जीएसटी सुधार पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा कि सरकार ने 8 साल तक गलत रास्ता अपनाया और अब मजबूरी में यू टर्न लिया है। कांग्रेस और कई अर्थशास्त्रियों ने शुरू से ही सरकार को चेताया था कि जीएसटी की संरचना और दरें गलत हैं, लेकिन सरकार ने अनसुना किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये टैक्स शुरू से ही गुड एंड सिंपल टैक्स होना चाहिए था। उन्होंने इसे देर से उठाया गया कदम बताते हुए कहा कि अब जाकर सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ है। जीएसटी सुधार के फायदे। जीएसटी सुधार और फरवरी के बजट में लाखों मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के लिए घोषित बड़ी टैक्स राहत बेशक उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने में काफी मददगार साबित होंगी। प्रभावी रूप से नए टैक्स सिस्टम के तहत हर साल करीब 12,75,000 रुपए तक की इनकम वाले व्यक्तियों पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। मिडिल क्लास देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बीजेपी ये बात अच्छी तरह जानती है और साल 2024 के लोकसभा चुनावों में उसे मिडिल क्लास के गुस्से का सामना करना पड़ा था। अगले कुछ महीनों में कई अहम विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी आम आदमी को अलग थलग करने का जोखिम नहीं उठा सकती। आवश्यक वस्तुओं के मामले में दैनिक घरेलू उपयोग की वस्तुओं की कीमत अब कम होगी। किसानों और कृषि क्षेत्र को इन सुधारों से काफी लाभ होगा, क्योंकि ट्रैक्टर के टायर और पुर्जे जिन पर पहले 18% जीएसटी लगता था, अब केवल 5% की दर से कर लगेगा, जबकि ट्रैक्टरों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी जाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है। सिविल लाइंस और दिल्ली सचिवालय के पास पानी पहुंच गया है। राजघाट से कश्मीरी गेट के साथ ही कई रास्तों पर आवाजाही रोक दी गई है। फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, गाजियाबाद और नोएडा में भी अलर्ट जारी किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में जल प्रलय, यमुना नदी उफान पर, निचले इलाके बाढ़ की चपेट में। यमुना बाजार, मजनू का टीला, मयूर विहार, गीता कॉलोनी, झरोना कला जैसे क्षेत्रों में भीषण जल भरा। मौसम विभाग ने इस महीने भी अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। खराब मौसम और बारिश के कारण उड़ानें प्रभावित।
राजधानी दिल्ली में यमुना किनारे के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं यमुना बाजार स्थित निजी अस्पताल को खाली करा दिया गया है। अब वहां एक भी मरीज नहीं है। बता दें कि यमुना की बाढ़ में नाला भी डूब गया है। बाढ़ के पानी से नाला पटा है। कश्मीरी गेट स्थित निगम बोध घाट की ओर आने वाले रास्ते पर बाढ़ का पानी पहुंच गया है। दरअसल यमुना के उफान के बाद जब सैलाब ने दिल्ली के रिहायशी इलाकों में घुसपैठ की तो कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। राजधानी क्षेत्र में कुदरत का कहर बरप रहा है। यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। सैलाब तबाही के निशान छोड़ रहा है। पानी अब तेजी से रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। दिल्ली में बाढ़ आने के प्रमुख कारण: शहरीकरण ने भूमि, जल निकास मार्ग और जल शोधक को सीमित कर दिया है, जिससे वर्षा जल का अवशोषण कम हुआ है और सतही जल जमाव अधिक हुआ है। यमुना के किनारे निर्माण, कॉलोनियों, सड़कें और पुल बने हुए हैं, जिससे नदी को फैलने और पानी को नियंत्रित करने की क्षमता प्रभावित हो रही है। जंगल, घासलैंड और वेटलैंड्स के गायब हो जाने से पानी को अवशोषित करने की क्षमता कम हो गई है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव बढ़ रहा है। यमुना में भारी गाद जमा होने के कारण नदी तल ऊंचा हो गया है, जिससे नदी सीमित क्षेत्र में बहने लगी और बाढ़ का जोखिम बढ़ा है। पुलों व संरचनाओं द्वारा जल बहाव में रुकावट आ रही है। दिल्ली की पुरानी ड्रेनेज प्रणाली सालों से साफ नहीं की गई, जिससे सीवेज, कचरा और खाद जमा है। एक ही समय में भारी वर्षा होने से पानी तेजी से नदियों और नालों में चला जाता है, जिससे ड्रेनेज सिस्टम अव्यवस्था के कारण संभाल नहीं पाता। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाना। आपको बता दें कि दहाड़ मारती यमुना और पानी पानी होता दिल्ली का निचला इलाका। यमुना के पानी ने कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। सिविल लाइंस से ISBT की तरफ जाने वाली सड़कों का हाल बेहाल बताया जा रहा है। दिल्ली के बेला रोड स्थित स्वामी नारायण मंदिर में चप्पे चप्पे पर पानी भर गया है। खबर है कि उफान मारता पानी दिल्ली सचिवालय तक पहुंच गया। पानी के निगम बोध घाट तक पहुंचने की जानकारी मिली। बता दें कि दिल्ली से सबसे डरावनी तस्वीर अलीपुर इलाके से आई है। यहाँ भारी बारिश की वजह से NH 44 पर बड़ा गड्ढा बन गया है, जिससे आवागमन में मुश्किलें दिखाई दी। बता दें कि हिंदू शरणार्थी कैंप बाढ़ के पानी से प्रभावित नजर आ रहे हैं। प्रशासन राहत व बचाव काम में जुटा हुआ है। जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए बैराजों से डिस्चार्ज पर नजर रखी जा रही है और पंपिंग के जरिए पानी की निकासी की जा रही है। इसके बावजूद यमुना का बढ़ता जल स्तर राजधानी दिल्ली में बाढ़ के खतरे को और गहरा रहा है। वहीं मयूर विहार फेज 1 में बनाए गए राहत कैंप भी डूब गए हैं। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह करीब 7 बजे पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना का जल स्तर 207.48 मीटर दर्ज किया गया, जो 208 तक पहुंचने का अनुमान है। दरअसल हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से करीब 3.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बैराजों से लगातार छोड़ा जा रहा पानी यमुना के जल स्तर को और बढ़ा रहा है। फिलहाल बाढ़ और बारिश की वजह से दिल्ली पर दोहरी मार लग रही है। 2 दिन पूर्व हथनी बैराज से पानी छोड़ा जाने के बाद में नोएडा NCR में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पीछे यमुना नदी है जो करीब सैकड़ों बीघा जमीन को अपने चपेट में ले लिया है। वहीं मैं आपको बता दूं, मैं रायपुर सेक्टर 126 रायपुर खादर में हूँ। यहाँ पे भी कुछ किसान हैं जो हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। मैं उनसे बात करूंगा कि क्या स्थिति है और कितना नुकसान हुआ इन लोगों का। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र चौहान। चौहान जी, आप जो रायपुर खादर है यहाँ पर बाढ़ की स्थिति देखने को मिली, कब आया पानी और कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? कल तो था डाउन था, नीचे था, काफी 3 फुट के आसपास नीचे था और पानी की स्थिति सुबह 4 बजे से बढ़नी स्टार्ट हुई है। जो खेतों में कटान पहले ही कर लिया था। कल की डेट में कटान कुछ खेत 100 बीघे के करीब आसपास खेती हमारी जमुना में समा गई थी। उसके बाद ऊपर जो चढ़ना हुआ है वो सुबह के बताया जा रहा है फार्म हाउस के अंदर भी पानी घुस गया है। हमारे यहाँ पे फार्म हाउस नहीं है। 135 के आसपास फार्म हाउस है, 130 135 उधर फार्म हाउस है, हमारे यहाँ पे नहीं है। जैसे कि देखा जा सकता है करीब
1 दर्जन सेक्टरों को बाढ़ ने अपने चपेट में ले लिया है और बताया जा रहा है करीब सैकड़ों गांव हैं जो डूब क्षेत्र के किनारे बसे हुए थे। यहां से लोग पलायन कर रहे हैं, ऊंचे स्थान पे जा रहे हैं, अपने अपने सामान को, अपने मवेशियों को सुरक्षित कर रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, ये जो हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिसको लेकर के यहाँ किसानों द्वारा बताया जा रहा है कि काफी नुकसान हुआ है और देखी जा सकती है कि बाढ़ की स्थिति क्या है और पानी का बहाव काफी तेज है। इसको लेकर के यहाँ पे जिला प्रशासन ने पहले से ही लोगों को जो है अलर्ट कर दिया था, अलर्ट मोड पे थे। तो फिलहाल के लिए पहले से लोगों ने होशियारी बरती है, जिसको लेकर के कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वहीं फार्म हाउस और खेती की जमीनें सारी डूब चुकी है, वहीं लोगों के घरों में पानी भी घुस चुका है। नोएडा से अशोक दुबे, के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।